हेलो, नमस्कार दोस्तों। शेखावटी साइंस क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं दिनेश चौधरी और आज लेकर के आया हूं कृषि रसायन विज्ञान का एक नया टॉपिक, लवण प्रभावित मृदाएं। पिछली कक्षाओं में अपन ने अम्लीय मृदाओं के बारे में अपन ने बात करी थी। इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे कि जो लवण प्रभावित मृदाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है, उनका पीएच क्या होता है, विद्युत चालकता क्या होती है, सोडियम विनिमय प्रतिशतता कितनी होती है और किन किन क्षेत्रों में वो पाई जाती है, उनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। और किस प्रकार से आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर इनसे प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको बता दूं कि जो आपकी जो मृदाएं होती है, ऐसी मृदाएं जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, उन सभी को अपन एल्केलाइन मृदाएं कहते हैं या क्षारीय मृदाएं कहते हैं। ठीक है। अब क्षारीय मृदाओं के अंदर भी क्षारीय पीएच जो होता है उसके अंदर मृदाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है लवणीय, एक होती है क्षारीय। लवणीय मृदाएं जो होगी उनके अंदर घुलनशील लवणों की मात्रा ज़्यादा होगी। क्षारीय मृदाओं की जब अपन बात करेंगे तो क्षारीय मृदाओं के अंदर जो आपके एल्कली जो तत्व होते हैं, क्षार जो होते हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अमेरिका के अंदर जब सोइल क्लासिफिकेशन कर रहे थे, विभाजित कर रहे थे मृदाओं को अलग अलग, तो उन्होंने जो आपकी लवण प्रभावित मृदाएं थी, सोल्ट अफेक्टेड सोइल थी, उनको अलग अलग नाम दिया है। ठीक है। और वो अपने राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में, यूपी में उनको लोकल लैंग्वेज में और अलग कहते हैं। ठीक है। तो आपके दो वैज्ञानिक हुए हैं, एक हिलगार्ड और एक गेदेरोइस। इन्होंने जो हिलगार्ड ने जो आपके लवणीय मृदाओं को जो नाम दिया, उन्होंने कहा कि जो लवणीय मृदा हैं वो सफ़ेद क्षारीय मृदाएं होती है। ठीक है। वाइट एल्कली सॉइल होती है हिलगार्ड के अकॉर्डिंग। क्यों होती है कि जब लवणीय मृदा को अपन खेत में देखते हैं तो खेत की ऊपर जो पपड़ी आती है वो वाइट रंग के आपके धब्बे वहाँ पर दिखाई देते हैं, इसलिए उनको सफ़ेद क्षारीय मृदाएं कहा। और हिलगार्ड ने क्षारीय मृदाओं के लिए कहा कि क्षारीय मृदाएं होती हैं काली क्षारीय या ब्लैक एल्कली मृदा होती है। क्योंकि ज़्यादातर जो क्षारीय मृदाएं बनती, तो हिलगार्ड ने इसलिए बताया कि कभी कभार क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ की एक परत उसके ऊपर जम जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो मृदा है जो ऊपर से सतह से आपको काली काली दिखने लग जाती है, इसलिए उसको काली क्षारीय मृदा इन्होंने कहा। ठीक है। हिलगार्ड के अकॉर्डिंग लवणीय मृदाओं को सफ़ेद क्षारीय मृदाएं या वाइट एल्कली मृदा कहते हैं, और क्षारीय मृदाओं को ब्लैक एल्कली या काली क्षारीय मृदाएं कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं गेदेरोइस के बारे में। तो गेदेरोइस जो भाई साहब थे, साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अलग ही ज्ञान बांट दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो लवणीय मृदाएं हैं उनको सोलनचक मृदाएं कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? सोलनचक मृदाएं कहते हैं। और जो क्षारीय मृदा हैं उनको सोलोनड्ज मृदाएं कहते हैं। तो आपको जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो पूछते हैं वो सीधा पूछते हैं कि गेदेरोइस के अनुसार लवणीय मृदाएं हैं, नाम आपको अलग अलग दिया होगा, तो ये नाम आपको याद रखना है कि भाई जो लवणीय मृदाएं हैं उनका अकॉर्डिंग टू गेदेरोइस के क्या नाम है और क्षारीय मृदाओं का क्या नाम है। अब ये तो बात हो गई विश्व लेवल पर या वर्ल्ड लेवल की। अब अपन अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं कि भाई पंजाब अगर स्टेट है तो पंजाब में आपकी जो लवणीय मृदाएं हैं उनको क्या कहते हैं। तो पंजाब में अगर लवणीय मृदाओं की बात करें तो उसको थर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर या थूर। क्या कहते हैं? थूर, THUR। ठीक है, थर या थूर। और अगर क्षारीय मृदाओं की अगर अपन बात करेंगे तो क्षारीय मृदाएं कल्लर कहलाती है। क्या कहलाती है? कल्लर कहलाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर उत्तर प्रदेश की अपन बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लवणीय मृदाएं हैं उनको लोकल लैंग्वेज में रेह कहते हैं। क्या कहते हैं? रेह कहते हैं। और क्षारीय मृदाएं होती है उनको ऊसर कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? ऊसर कहा जाता है। अब एक और चीज़ देना है कि भाई अपने राजस्थान के अंदर लवणीय मृदाओं को क्या कहते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो लवणीय मृदाएं होती हैं उनको लूणी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूणी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना।
और अगर गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के अंदर क्षारीय मृदाएं पाई जाती है ज़्यादातर, तो उनको खारी मृदाएं कहते हैं, क्षारीय मृदाएं कहते हैं, ठीक है ना, क्षार, ठीक है। तो ये खारी मृदा कहाँ कहते हैं, तो भाई गुजरात में कहते हैं। लूणी कहाँ कहते हैं लवणीय मृदाओं को, तो राजस्थान में कहते हैं। तो ये आपको लोकल लैंग्वेज में नाम मैंने बता दिए हैं, आई होप आपको याद हो गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब अपन बात करते हैं कि भाई साहब ये जो लवणीय मृदाएं बनती है इनका कारण क्या है, किस कारण से बन रही है। तो अपन को मैंने लास्ट वीडियो के लेक्चर के अंदर बताया था अम्लीय मृदा बनने के कारक के बारे में, कि जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है तो मृदा सतह से जो आपके क्षार होते हैं, लवण होते हैं, वो जल के साथ में घुलनशील होकर के मृदा की नीचे की परतों की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए वहाँ की जो मृदा होती है उस मृदा के अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा बच जाती है सरफेस पर, और उस मृदा को अपन अम्लीय मृदा कहते हैं। परंतु लवणीय मृदा और जो आपके क्षारीय मृदाएं बनने का एक जो कारण है वो अम्लीय मृदा बनने के जस्ट उल्टा है, क्योंकि लवणीय और क्षारीय मृदाएं अलग अलग कारकों से बनती है। अगर अपन जलवायु की बात करें तो आपकी जो शुष्क जलवायु होती है, जहाँ पर आपकी कम वर्षा होती है वाष्पीकरण की तुलना में, तो उन क्षेत्रों में आपकी क्या होती है, लवणीय मृदाओं का निर्माण ज़्यादा होता है, क्षारीय मृदाओं का निर्माण ज़्यादा होता है। कम वर्षा होने से क्या होता है दोस्तों, ये मान लीजिए मृदा की परत है, ऊपरी परत, यहाँ पर मृदा के अंदर घुलनशील लवण इस जगह पर है, मृदा परिच्छेदिका में है। तो जब वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण में यहाँ पर जो जल उपस्थित है वो जल क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है ना, कैपिलरीज के बिटवीन में होकर के ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब पानी केशिकाओं के मध्य में से केशिकाओं में होते हुए ऊपर की तरफ गमन करेगा, तो ये जो घुलनशील लवण है ये भी उन केशिकाओं के साथ में बढ़वार करते हुए मृदा सतह के ऊपर, मृदा सतह की तरफ बढ़ेंगे। जब यहाँ मृदा सतह पर आएंगे ये लवण, तो आपके जो पानी होगा वो तो वाष्प के रूप में वातावरण में उड़ जाएगा, परंतु ये जो लवण होंगे ये यहाँ से आकर के इस मृदा सतह पर यहाँ आकर के जम जाएंगे और उस मृदा को क्या बना देंगे, लवणीय बना देंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। एक होती है कि भाई उन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, तो वर्षा कम होने की वजह से क्या होगा कि पानी ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाएगा, और यहाँ मृदा पर पहले से ही जो लवण उपस्थित हैं वो इसी रूट जोन में या जड़ क्षेत्र में ही घूमते रहेंगे, ज़्यादा गहराई पे नहीं जाएंगे। तो वो भी एक प्रकार का कारण है जिससे मृदा आपकी लवणीय बनती रहती है, ठीक है। ये बात अपन ने डिस्कस कर ली। इसके अलावा अगर अपन दूसरे फैक्टर की बात करें तो दूसरा जो कारक है वो है लवणीय जल से सिंचाई। ज़्यादातर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो ट्यूबवेल भी कराते हैं या कुएं भी खोदते हैं, तो उनमें से पानी जो निकलता है वो खारा पानी निकलता है। तो किसान के पास कोई और चारा नहीं होता है कि भाई वो खेत की ओर सिंचाई कर सके, तो वो क्या करता है, उसी पानी से सिंचाई करता रहता है। तो जब अपन खारे पानी से सिंचाई करते हैं तो खारे पानी का मतलब क्या है, उसके अंदर जो घुलनशील जो लवण है उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो खारे पानी से जब वो सिंचाई करता है तो अगर 2 साल 3 साल तक कंटिन्यूस किसी खेत में खारे पानी से ही सिंचाई कर रहा है और उसमें किसी भी प्रकार का अच्छा पानी नहीं डाल रहा है, तो वो मृदा के अंदर क्या होगा कि भाई लवणों की मात्रा बढ़ती जाएगी और लवणों की मात्रा एक दिन ऐसी हो जाएगी कि उस खेत में आपको फसल लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो एक कारण आपका ये भी है कि लवणीय जल से आप सिंचाई कर दे हो तो उससे मृदा लवणीय बनती है। एक होता है दोस्तों उच्च भूमि जल स्तर, वाटर टेबल ऊंची होती है तो उसमें भी दिक्कत होती है। ये मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपके किन खेतों में वाटर टेबल है या नीचे जो धरती में जो पानी मिलता है वो कम गहराई पर ही मिल जाता है। तो कम गहराई पर मिलने का मतलब क्या होता है, बारिश होगी तो बारिश होने के साथ ये जो मृदा की सतह पर जो घुलनशील लवण है ये नीचे की तरफ गमन करेंगे, तो वो इस जोन तक ही आ पाएंगे, क्योंकि नीचे जो पानी आ जाता है तो उस पानी की वजह से, परत की वजह से नीचे की तरफ और आपके लवण नहीं जा पाते हैं। जब वापस वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप ये जल्दी से ही मृदा सतह पर आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर जिन क्षेत्रों का भूमि जल स्तर ज़्यादा होता है तो उनमें भी लवणीय मृदा बनने के संभावना ज़्यादा रहती है। एक होता है अपर्याप्त जल निकास, कि भाई आपके पास में जल निकास की कोई सुविधा नहीं है, तो जल उस अवस्था में क्या होता है कि आपके जो लवण हैं वो उसी खेत के अंदर बने रहते हैं और मृदा को और ज़्यादा लवणीय बनाते रहते हैं, ठीक है। एक होता है दोस्तों कारक आपका मृदा परिच्छेदिका में कड़ी परत।
तो मान लीजिए ये आपकी मृदा की सतह है और ये अलग अलग आपके संस्तर बने हुए हैं, होराइजन्स बने हुए हैं, ए बी सी जो भी आपके हैं। यहाँ पे आपकी क्या है, एक कड़ी परत बनी हुई है, कठोर परत बनी हुई है। तो पानी ऊपर से आ रहा है, इस जोन में आपके घुलनशील लवणों को घोल रहा है और नीचे की तरफ ला रहा है, परंतु इस कड़ी परत मृदा परिच्छेदिका में इस कड़ी परत के होने की वजह से ये जो जल का गमन है वो नीचे की तरफ नहीं हो रहा है और आपके जो घुलनशील लवण है वो इसी जगह पर आपके स्टोर होते जा रहे हैं। और जब वापस वाष्पीकरण की क्रिया होगी तो ये जल के साथ में इस मृदा सतह पर आ जाएंगे। तो ये जो कठोर परत पाई जाती है मृदा परिच्छेदिका के अंदर, ये भी आपके लवण प्रभावित मृदा बनाने का एक मुख्य कारण होती है। तो किसान भाई इस परत को तोड़ते हैं और देन उसके बाद में उस जो मृदा का जो जल का आवागमन है वो बढ़ता है और आपके अपन बात करें तो उसमें फसलोत्पादन अपन ले सकते हैं। एक दोस्तों जो मुख्य कारण होता है, एक होता है आपके पैतृक पदार्थों की प्रकृति। पैतृक पदार्थों का आप जानते हैं सारे ही कि जो चट्टानें होती है अगर वो अम्लीय प्रकृति की है तो मृदाएं अम्लीय बनेगी, और अगर क्षारीय प्रकृति की है तो वो आपकी क्षारीय बनेगी। मान लीजिए आपकी बेसाल्ट है, ठीक है, क्या है, बेसाल्ट है। तो बेसाल्ट क्या है, एक प्रकार की क्षारीय प्रकृति की आपकी चट्टान है। और जब बेसाल्ट से कोई भी मृदा का निर्माण होगा, जिस परिच्छेदिका का निर्माण होगा, ये मान लीजिए बेसाल्ट की चट्टान है आपकी, ठीक है। इस चट्टान के अपघटन होने से यहाँ पर पैतृक पदार्थ का निर्माण हो रहा है और इस पैतृक पदार्थ से ये ऊपर की पूरी मृदा परिच्छेदिका बन रही है। तो जो जिस प्रकार से जिस बेसाल्ट का गुण होगा तो ये क्षारीय प्रकृति की है, तो इस मृदा परिच्छेदिका में भी क्षार ही मिलेंगे आपको, अम्ल बहुत कम मिलेंगे। तो उस वजह से भी आपकी जो वो मृदा है वो लवणीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है, ठीक है ना, लवण प्रभावित हो सकती है। तो पैतृक पदार्थों पर भी आपके निर्भर करता है। उसके अलावा है अपन क्षारीय उर्वरकों का निरंतर उपयोग करते हैं। जैसे अम्लीय मृदाओं के अंदर अपन अम्लीय उर्वरकों का उपयोग कर रहे थे निरंतर, तो उससे अम्लीय बनती जा रही थी। क्षारीय मृदाओं की जब अपन बात करेंगे तो नाइट्रोजन वाले जिसमें बात करें तो जो नाइट्रेट वाले उर्वरक हैं अगर उनको अपन खेत में डालते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, तो इन तत्वों को जब या इस प्रकार के उर्वरकों को जब अपन खेत के अंदर डालते हैं तो इनके साथ में क्या होता है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये सारे के सारे क्या एल्कली तत्व हैं। जब अपन ज़्यादातर खेत में डालते हैं तो आपको पता है कि मृदा के अंदर जो लग्जरी कंजप्शन होता है वो किसका होता है, पोटेशियम का होता है। ये पौधे के अंदर कोई काम नहीं करता। और अगर अपन सोडियम की भी बात करें तो ये आपका एक बेनिफिशियल या लाभदायक तत्व है, ज़्यादा विशेष प्लांट के अंदर इसका काम नहीं है। तो जब अपन क्षारीय उर्वरक डालते हैं तो ये मृदा में इनकी सांद्रता बढ़ती जाती है और सांद्रता बढ़ने से फिर क्या होती है, मृदा क्षारीय बनती रहती है, इन लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब क्षारीय उर्वरक भी अपन निरंतर प्रयोग करते हैं तो आपकी मृदा की पीएच को वो बढ़ाते हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन कारणों के बारे में अपन ने जान लिया। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्न में से लवणीय मृदा बनने का कारण है। ऑप्शन फर्स्ट है कम वर्षा, ऑप्शन 2 है अधिक वर्षा, सी है आपका शुष्क जलवायु, और डी है आपका अपन बात करें कि डी है आपका मान लीजिए मृदा परिच्छेदिका। तो इसके अंदर जो 3 ऑप्शन है आपके, क्वेश्चन ऐसा है कि लवणीय मृदा बनने का कारण नहीं है। उसके अंदर मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस, अधिक वर्षा, कम वर्षा, शुष्क जलवायु और उच्च भूमि जल स्तर। तो आपकी जो अधिक वर्षा है वो उसका कारण नहीं होगा, क्योंकि 3 जो 4-5 कारण में लिखाया हूँ ये आपको याद रहेंगे। तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लोगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखो लवणीय और क्षारीय मृदाओं का जो निर्माण होता है उसमें मैंने आपको ये लवणीय और क्षारीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो अगर उनको भी देखें तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार आपको बता देता हूँ कि लवणीकरण की जो प्रक्रियाएं होती है उसके द्वारा जो मृदाओं का निर्माण होता है वो लवणीय मृदाओं का होता है, और क्षारीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जिन मृदाओं का निर्माण होता है वो क्षारीय मृदाएं होती हैं, ठीक है। लवणीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मृदा के अंदर घुलनशील लवणों की मात्रा या घुलनशील लवण एकत्रित होते हैं, उस प्रक्रिया को अपन लवणीकरण प्रक्रिया कहते हैं। घुलनशील लवण मतलब आपके कैल्शियम, आपके
मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट। इनके जब ये लवण जो मृदा के अंदर ज़्यादातर सांद्रता के अंदर एकत्रित होते हैं तो वो एकत्रित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लवणीकरण कहलाती है, क्योंकि ये जो लवण होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा घुलनशील होते हैं जल के अंदर, ठीक है। और इनसे जब मृदा का निर्माण होता है या जिन मृदाओं में इन लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है तो उनको लवणीय मृदाएं कहते हैं। क्षारीकरण की बात करते हैं तो क्षारीकरण के अंदर क्या होता है दोस्तों? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मृदा के अंदर सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का एकत्रीकरण होता है। सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के जो लवण होते हैं उनका संग्रहण होता है। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? क्षारीकरण कहते हैं। और जब ये लवण बनते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम है, कार्बोनेट है, तो ये जो सोडियम है और जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है वो इस मृदा को क्षारीय कर देते हैं। मोटा मोटा दो फर्क है लवणीय और क्षारीय मृदाओं में, वो अपन आगे चल करके बात करेंगे, ठीक है। कैसे बनेगी क्षारीय मृदाएं यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए ये मृदा आपकी कण है, कोई क्ले का मृदा का कण है, उसके ऊपर आपका क्या विराजमान है? कैल्शियम विराजमान है जिसकी वैलेंसी +2 है। और आपको मैंने पिछली क्लासों के अंदर धनायन विनिमय क्षमता के बारे में बताया था कि एक धनायन दूसरी धनायन को हटा करके उसके स्थान पर आ जाता है, तो उसको धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं। तो कैल्शियम भी आपका धनायन है और सोडियम भी आपका धनायन है। तो मृदा के अंदर जब सोडियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो ये क्या करेगा? इससे लड़ाई करेगा कैल्शियम से, और लड़ाई करके इसको यहाँ से हटा देगा और इसकी जगह पर ये आकर के बैठ जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि मृदा के जो कण हैं उसके ऊपर सोडियम के 2 आयन आके बैठ गए हैं और आपका कैल्शियम को वहाँ से हटा दिया है। तो मृदा के कणों के ऊपर अगर सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो मृदा क्षारीय हो जाएगी। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान देनी है कि जितनी वैलेंसी होगी उतनी वैलेंसी वाले जो धनायन है उसको रिप्लेस करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक अणु था कैल्शियम का और यहाँ सोडियम के क्या है? 2 अणु लगे, क्योंकि उसकी जो वैलेंसी है जब विन्यास है वो +1 है और यहाँ +2 है। तो यहाँ पर एक कैल्शियम को हटाने के लिए 2 सोडियम के अणुओं की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से जितनी ज़्यादा मात्रा में सोडियम की मात्रा बढ़ती जाएगी मृदा में तो उतनी क्षारीयपन मृदा का बढ़ता जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन जो लवणीय क्षारीय और लवणीय क्षारीय 3 प्रकार की जो मृदाएं होती है उनकी जो विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। और मैं दोस्तों आपसे वादा करता हूं कि ये जो टेबल है अगर आपको याद है तो डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आपके कोई से भी एग्जाम ले लो उसमें इस टेबल में से आते ही आते हैं। और आप अगर इसको याद कर लिए, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ अगर उस तरीके से याद कर लिए तो आपका कभी भी वो जो 2 क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं लवणीय क्षारीय और लवणीय क्षारीय 3 प्रकार की जो मृदाएं होती हैं उनके बारे में। और ये जो एनालिसिस किया गया कितने तापमान पर किया गया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेबोरेटरी के अंदर तापमान पर किया गया है, ठीक है, कमरे के तापमान पर। लवणीय मृदाएं इनके अंदर पीएच है, विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इसकी जो मापन इकाई है वो है डेसीसाइमन प्रति मीटर। इसके अलावा जो है अवयव में बात कर लेते हैं तो ईएसपी है, एक्सचेंजेबल सोडियम प्रतिशत, ठीक है, इसको कहते हैं विनिमय सोडियम प्रतिशतता। नेक्स्ट है आपका एसएआर, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम अवशोषण अनुपात। तीसरा है टोटल सोल्यूबल सोल्ट, कुल घुलनशील लवण, और प्रभावी लवण और भौतिक अवस्था। ये जो पॉइंट्स है अगर आपको याद हो गए तो आप इन लवणीय क्षारीय मृदाओं का कभी भी भविष्य में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपका हमेशा ही हमेशा सही होगा। 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली आपके सही होंगे। तो अपन अगर लवणीय मृदाओं की बात करें, क्षारीय मृदाओं की बात करें और लवणीय क्षारीय जो मृदाएं होगी इसके अंदर आपके अम्लीय मृदाओं लवणीय मृदाओं के भी गुण होंगे और क्षारीय मृदाओं के भी गुण होंगे। ये इंटरमीडिएट है ना। तो अगर अपन पीएच की याद करें
तो लवणीय मृदाओं का पीएच 8.5 से कम होगा और 8.5 से लेकर के 7 तक, ठीक है। 7 से नीचे जाती तो आपकी अम्लीय मृदा स्टार्ट हो जाएगी। तो 7.0 से लेकर के 8.5 तक आपकी लवणीय मृदाएं होती है, या 8.5 पीएच से कम पीएच वाली मृदाएं लवणीय होती है। क्षारीय मृदाओं की अगर बात करें तो बिटवीन 8.5 से 10%, 8.5 से 10 पीएच पर आपकी जो मृदाएं होती है वो क्षारीय मृदाएं होती है। अगर इसको ऐसे नहीं लिखे और आप ऐसे लिख लें कि 8.5 से ज़्यादा पीएच होता है क्षारीय मृदाओं का। और लवणीय क्षारीय मृदाओं की भी बात करते हैं तो इनका पीएच भी 8.5 से ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। विद्युत चालकता की बात करते हैं तो विद्युत चालकता किसका मापन होती है, ये एक और चीज़ याद रख लेना। विद्युत चालकता होती है मृदा के अंदर जो घुलनशील लवण होते हैं, मृदा के अंदर घुलनशील लवण, ठीक है। घुलनशील जो लवण होते हैं उनका मापन जो होती है वो विद्युत चालकता होती है। तो लवणीय मृदाओं के अंदर मैंने आपको बात बताई थी कि घुलनशील तत्वों की मात्रा, लवणों की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आपकी विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन से ज़्यादा होगी। अगर क्षारीय मृदाओं की बात करेंगे तो वहाँ पर घुलनशील लवणों की मात्रा कम पाई जाएगी, इसीलिए वहाँ की जो विद्युत चालकता है वो 4.0 से कम होगी डेसीसाइमन प्रति मीटर से हिसाब से। और अगर अपन लवणीय क्षारीय मृदाओं की बात करेंगे तो इसकी जो है विद्युत चालकता 4.0 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं विनिमय सोडियम प्रतिशत की, ESP की। तो विनिमय सोडियम प्रतिशत का मतलब यहाँ देख लीजिए, मैं आगे भी बता दूंगा और यहाँ पे भी बता रहा हूँ। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो है विनिमय सोडियम प्रतिशत और एक है आपका SAR सोडियम अवशोषण अनुपात। तो विनिमय सोडियम प्रतिशतता की अपन जब बात करते हैं तो ये मान लीजिए मृदा के कण हैं। इन मृदाओं के कणों पर आपके जो सोडियम उपस्थित होते हैं, प्लस आयन उपस्थित होते हैं, और इन मृदा कणों के मध्य में क्या है, जल भरा हुआ है। तो आपके जो सोडियम के जो आयन मृदा कणों के ऊपर जो अधिशोषित होकर के हुए हैं, और जब इनमें पानी मिल रहा है या उचित माध्यम मिल रहा है तो ये मृदा विलयन के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसी सोडियम के आयनों का जो मापन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, सोडियम विनिमय प्रतिशतता के द्वारा करते हैं। आगे मैं इसका सूत्र भी बता दूंगा। और मृदा विलयन के अंदर जितनी सांद्रता के अंदर आपका उपस्थित सोडियम होते हैं, मृदा विलयन के अंदर जितनी मात्रा में आपके सोडियम उपस्थित होते हैं, उनका जो मेजरमेंट अपन किसके द्वारा करते हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के द्वारा करते हैं। और एक और चीज अपन देखते हैं कि जो सोडियम का अनुपात होता है मृदा विलयन में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अनुपात में कितना होता है, वो इस सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो से करते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको याद रखना है कि भाई ESP जो सोडियम विनिमय प्रतिशतता है वो मृदा कणों के ऊपर जो अधिशोषित सोडियम की मात्रा है उसका मापन होती है। और जो सोडियम अवशोषण रेशियो है या अनुपात है, SAR है, वो मृदा विलयन के अंदर जो उपस्थित आपके सोडियम के आयंस हैं उनकी सांद्रता का मापन है, ठीक है। और किसके सापेक्ष में, कैल्शियम और मैग्नीशियम की सांद्रता के सापेक्ष में। तो आइए बात करते हैं सोडियम विनिमय प्रतिशत की, ESP की। तो आपकी लवणीय मृदाएं होंगी तो वहाँ पर जो सोडियम विनिमय प्रतिशतता होगी वो 15 से कम होगी। क्षारीय मृदाओं की 15 से ज़्यादा होगी और लवणीय क्षारीय मृदाओं की भी 15 से ज़्यादा होगी। सोडियम अवशोषण अनुपात की बात करें, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की, तो ये जो आपका लवणीय मृदाओं का जो अनुपात होगा SAR वो 13 से कम होगा, क्षारीय मृदाओं का 13 से ज़्यादा होगा, और लवणीय क्षारीय मृदाओं का भी 13 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अपन कुल घुलनशील लवणों की बात कर लेते हैं, टोटल सोल्यूबल सोल्ट की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लवणीय मृदाएं ऐसी मृदाएं जिनके अंदर कुल घुलनशील लवणों की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो
अगर आपकी मृदा के अंदर घुलनशील लवणों की मात्रा 2.2% से ज़्यादा है, 0.2% से ज़्यादा है, तो वो आपकी सारी जो मृदाएं होंगी वो लवणीय मृदाएं कहलाएगी। या ऐसे कहते हैं कि भाई लवणीय मृदाओं के अंदर जो घुलनशील लवणों की मात्रा होती है वो 0.2 से ज़्यादा होती है, ठीक है। और क्षारीय मृदाओं की बात करते हैं तो उसके अंदर जो घुलनशील लवणों की मात्रा है वो 0.2 से कम होती है, ठीक है, 0.2%, ठीक है, परसेंट से कम होती है। और अगर अपन लवणीय क्षारीय की बात करें तो 0.2% से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब आपको याद रखने का तरीका मैं बता दूं कि लवणीय क्षारीय मृदाओं के अंदर तो ये जो सारे पीएच है, विद्युत चालकता है, सोडियम विनिमय प्रतिशतता है, सोडियम अवशोषण रेशियो है, टीएसएस है, ये सब ज़्यादा होंगे। वैल्यूज याद रख लेना, सब ज़्यादा होते हैं। लवणीय मृदाओं की अगर अपन बात रखें, याद करें तो उसमें पीएच से याद रखना है कि पीएच कम होता है, विद्युत चालकता ज़्यादा होती है, वापस ईएसपी आपकी कम होती है, एसएआर कम होता है और टीएसएस ज़्यादा होता है। तो पीएच से आप स्टार्ट करोगे कि लवणीय मृदा का पीएच कम, विद्युत चालकता अधिक और ईएसपी ज़्यादा। यहाँ तक ही पूछते हैं एसएआर, और ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। तो एसएआर भी आपका कम होता है, ये भी कम होता है। कैसे याद रखना है कि ऐसी मृदाएं जिनका अगर पीएच कम है तो उनकी ईएसपी और एसएआर भी कम होगी। पीएच कम है तो ईएसपी और एसएआर भी कम होगी। और क्षारीय मृदाओं की जब अपन बात करेंगे तो 8.5 से आपका पीएच ज़्यादा है तो आपका ईएसपी भी ज़्यादा होगा और एसएआर भी ज़्यादा होगा, परंतु जो आपकी विद्युत चालकता है वो कम होगी। ये चीज़ ध्यान रखना है। पीएच की उल्टी क्या चलती है, आपकी विद्युत चालकता चलती है। अगर पीएच ज़्यादा है 8.5 से तो आपकी विद्युत चालकता कम हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। परंतु जब आप लवणीय क्षारीय मृदाओं की बात करोगे तो उसमें ऐसा नहीं है, उसमें तो सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अपन ने ये बात कर ली, अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई लवणीय जो मृदाएं होती है उसके अंदर जो प्रभावी लवण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से लवणीय मृदाओं के अंदर प्रभावी लवण कौन से हैं। तो आपके जो क्लोराइड है, सल्फेट है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, ये कैसे संयोजन बना करके रहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये साथ में रहते हैं। तो अब लवणीय मृदाओं में इनकी जो लवण मतलब सांद्रता होती है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा घुलनशील होते हैं वनिस्पत सोडियम के। तो अगर क्षारीय मृदाओं की अगर अपन बात करेंगे तो क्षारीय मृदाओं में कार्बोनेट और सोडियम और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सोडियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। किसकी तुलना में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट और क्लोराइड की तुलना में। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फेट तो आपके क्षारीय मृदाओं में भी उपस्थित होते हैं, परंतु नगण्य अवस्था में उपस्थित होते हैं। और लवणीय मृदाओं की भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी आपके सोडियम उपस्थित होते हैं, पर नगण्य मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता मृदा की प्रकृति के ऊपर, ठीक है। और लवणीय और क्षारीय मृदाओं की बात करेंगे तो इनकी स्थिति पर निर्भर करती है कि आपके घुलनशील लवणों की मात्रा ज़्यादा है या आपके सोडियम की मात्रा ज़्यादा है। इस प्रकार की जो मृदा होती है उसके अंदर आपके घुलनशील जो लवण है उनकी मात्रा भी ज़्यादा होती है और सोडियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की मात्रा भी ज़्यादा होती है। इसलिए इनके अंदर दोनों प्रकार की मृदाओं का गुण विद्यमान होता है। अब अपन भौतिक अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। भौतिक अवस्था की जब बात करते हैं तो दो टर्म आती है, एक आती है फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएटेड, फ्लक्चुएटेड की अपन बात करते हैं तो उसको कहते हैं संघनित, और डिफ्लक्चुएटेड की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं विक्षेपित। मोटा मोटा फर्क अपन लवणीय और क्षारीय मृदाओं देखें तो एक फर्क है दोस्तों कि लवणीय मृदाएं होती हैं उनके ऊपर आपके वर्ष भर पानी भरा हुआ नजर नहीं आता है, और क्षारीय मृदाएं होती है उनके अंदर वर्ष भर पानी नजर आता है। और उस पानी को अगर आप छू करके देखोगे तो साबुन का जैसा पानी होता है ना, चिपचिपा, वैसा आपको पानी फील होता है। उसके पीछे कारण है, मैंने आपको बताया कि मृदा के जो कण होते हैं वो समुच्चय बना करके रहते हैं, ऐसे झुंड बना करके मृदा के अंदर रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे झुंड बना करके, जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले सारे ही होते हैं। तो जो लवणीय मृदाएं होती है उनके अंदर जो मृदा समुच्चय है
या सोइल एग्रीगेट हैं, ये यूं के यूं ही रहते हैं, इनमें किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ये टूटते नहीं है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कणों के रूप में गुच्छे बना करके रहते हैं। तो इनके मध्य में जो ये आपका भाग है, रंध्रावकाश है, तो इसमें जो जल ऊपर से प्रवेश करता है वो ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ चला जाता है और रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर घुलनशील जो लवण है, कैल्शियम उपस्थित होते हैं। तो कैल्शियम क्या करते हैं? मृदा के कणों को आपस में बांधे रखते हैं, सॉइल एग्रीगेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। परंतु जब अपन क्षारीय मृदाओं की बात करते हैं तो ये जो मृदा के जो समुच्चय होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के जो गुच्छे बने होते हैं, ये क्या होते हैं? टूट जाते हैं और टूट करके कहाँ फैल जाते हैं? ये जो रंध्रावकाश है इसमें नीचे की तरफ फैल जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। एक परत का निर्माण कर देते हैं इस प्रकार से, सोडियम की अधिकता होने की वजह से। और जब ऊपर से पानी प्रवेश करता है तो पानी को वो नीचे की तरफ जाने से रोक देते हैं, क्योंकि जो रंध्रावकाश होता है वो पूरा का पूरा इन मृदा कणों के हिसाब से जम जाता है, बढ़ जाता है, एक प्लेट का निर्माण कर देते हैं, कठोर परत का निर्माण कर देते हैं। तो क्षारीय मृदाओं के अंदर किसकी अधिकता होती है? सोडियम की अधिकता होती है। उस वजह से आपके जो मृदा कण है, मृदा समुच्चय है, वो टूट जाते हैं बारीक बारीक कणों के अंदर। और वो बारीक बारीक कण कहाँ होते हैं? आपकी मृदा के बीच में जो कणों के मध्य में जो रंध्रावकाश है उसमें जाकर के जम जाते हैं और एक कठोर परत का निर्माण बना कर देते हैं। तो उस वजह से आपका जो पानी है ऊपर की जो सतह से नीचे की तरफ नहीं जा पाता, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्षारीय मृदाओं के अंदर अधिकता की बात करें तो सोडियम की होती है और इनकी जो स्थिति होती है वो विक्षेपित टाइप की होती है, डिफ्लक्युलेटेड होती है और खेतीबाड़ी के लिए काम में उसको नहीं ले सकते, परंतु लवणीय मृदाओं को अपन खेतीबाड़ी के काम में ले सकते हैं। तो इस दोस्तों इस जो स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप ले लो और एक टेबल बना करके इसको अच्छे से याद रख लेना, जो मैं बताया हूँ मेथड उस हिसाब से याद करना ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कि मृदा के अंदर जो घुलनशील लवण होते हैं उनका मापन किस मीटर के द्वारा किया जाता है। तो मृदा के अंदर जो घुलनशील लवण होते हैं उनका जो मापन करते हैं विद्युत चालिकता मीटर के द्वारा करते हैं, उसको बोलते हैं इसी मीटर, ठीक है। अब अपन जो बात कर रहे थे कि भाई मृदा कणों के ऊपर जो अधिशोषित विनिमय सोडियम होते हैं उनका मापन किसके द्वारा करते हैं? तो सोडियम विनिमय प्रतिशतता के द्वारा करते हैं, ESP के द्वारा करते हैं। ये मैं अब पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूं कि भाई ESP कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सोडियम विनिमय प्रतिशतता ज्ञात करने का फॉर्मूला है आपके पास में कि विनिमयशील सोडियम की मात्रा सेंटीमोल प्रति किलोग्राम भाजक धनायन विनिमय क्षमता सेंटीमोल प्रति किलोग्राम इंटू 100। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्या है दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन डाल देते हैं कि एक क्षारीय मृदा है और क्षारीय मृदा की सोडियम विनिमय प्रतिशतता आपको ज्ञात करनी है, जिसमें विनिमयशील जो सोडियम है उसकी मात्रा इतनी है और उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता CEC इतनी है। तो आपको आंसर देना होता है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप डेफिनेटली उसका आंसर दे पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा ना तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो सोडियम विनिमय प्रतिशतता ज्ञात करने का फॉर्मूला है विनिमयशील सोडियम भाजक धनायन विनिमय क्षमता। इनकी इकाई भी आपको याद रखना है, कभी कभी इकाई भी पूछ लेते हैं कि भाई धनायन विनिमय क्षमता को किस में मापते हैं, इकाई क्या है, तो सेंटीमोल प्रति किलोग्राम आपकी इकाई होती है, ठीक है, और इंटू 100। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रतिशत के अंदर निकल रही है तो 100 आपको आना वाजिबी है। ये तो हो गई आपके मृदा कणों के ऊपर अधिशोषित विनिमय सोडियम की मात्रा ज्ञात करना, उनका मापन। परंतु मैंने आपको बताया था कि मृदा विलयन के अंदर जो उपस्थित धनायन सोडियम आयन होंगे तो उनका मापन किसके द्वारा करेंगे। तो मैंने बताया था कि आपके सोडियम अवशोषण रेशियो या अवशोषण अनुपात के द्वारा करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। तो इसका कैसे याद रखेंगे अपन, जब अपन मृदा के अंदर सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और अनुपात में अपन किसी ना किसी की तुलना करते हैं। तो मृदा विलयन के अंदर जो उपस्थित आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं तो उसके तुलना में अब सोडियम की कितनी मात्रा उपस्थित होती है मृदा विलयन के अंदर, तो वो जो अनुपात होता है दोनों के मध्य का, वो आपका सोडियम अवशोषण अनुपात कहलाता है। तो ये ज्ञात करने का भी एक सूत्र है और बार बार परीक्षा में पूछते हैं
कि भी SAR का ज्ञात करने का सूत्र क्या है। सूत्र सीधा लिखा लिखा आता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर याद है तो आप उस प्रश्न का आंसर दे दोगे। 4 ही ऑप्शंस के अंदर सूत्र लिखा हुआ आता है, एक ऑप्शन जो राइट होता है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो वो फॉर्मूला अपन यहाँ देख लेते हैं कि SAR बराबर विनिमय सोडियम भाजक अंडर रूट कैल्शियम वैलेंसी भी लिखना प्लस मैग्नीशियम भाजक 2। एक तो सूत्र ये हो गया। अगर इसको ऐसे नहीं लिखो तो दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, सोडियम विनिमय सोडियम एक बटा 2 कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस हाफ से आपका हाफ कट जाएगा, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो पूरे को पूरे ही, ठीक है। रूट ना लगाओ तो रूट की जगह पर ये लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, क्योंकि बेसिकली ये जो नॉर्मल फॉर्मूला है ये आपके कृषि पर्यवेक्षण में भी पूछ सकते हैं, जेट में भी पूछ सकते हैं और ICAR की परीक्षा में भी पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो लवणीय और क्षारीय मृदाएं होती हैं इनका सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है। तो लवणीय क्षारीय मृदाओं का जो सुधार करते हैं उनके लिए अलग अलग तरीके अपन अपना सकते हैं। तो अगर आपको भौतिक तरीका पूछें कि भाई भौतिक विधि कौन सी है, तो लवणीय मृदाओं का अगर अपन सुधार करें तो भाई याद कर लो, मैं बोल रहा हूँ जो लिख लो कि अगर लवणीय मृदाओं का अगर सुधार करना है तो लवणीय मृदाओं के सुधार के लिए केवल एक विधि है जो सबसे बेस्ट है, वो है अच्छी गुणवत्ता युक्त जल के साथ में सिंचाई करना या लीचिंग। ये वर्ड याद रखना। लवणीय मृदाओं का सुधार लीचिंग के द्वारा करते हैं। लीचिंग में क्या होता है कि अपन गुड क्वालिटी वाटर के साथ में सिंचाई करते हैं, जिसमें क्या होता है कि मृदा के अंदर जो उपस्थित लवण होते हैं वो घुलनशील होकर के नीचे की परतों में चले जाते हैं और आपकी जो मृदा का जो जड़ क्षेत्र है, जहाँ पर जड़ें होती है ज़्यादातर फसलों की, वो क्षेत्र आपका अच्छा रहता है। अगर यांत्रिक विधियों का क्वेश्चन पूछ ले भाई लवणीय क्षारीय मृदाओं का या लवण प्रभावित जो मृदाएं हैं उनका जो यांत्रिक विधि कौन सी जो सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई यांत्रिक और भौतिक विधियों की जब अपन बात करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, ठीक है। एक है सतह को खुरचना, जिसको स्क्रैपिंग कहते हैं। स्क्रैपिंग की जब अपन बात करते हैं तो मान लीजिए ये आपका खेत है, इस खेत के अंदर आपके अलग अलग जगह पर आपके लवण दिखाई दे रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, थोड़े से जो लेवलर होता है, स्क्रैपर होता है, उस स्क्रैपर की वजह से सहायता से इन लवणों को ऊपर से खुरच कर एक साइड में मेड़ पर इकट्ठा कर देंगे। तो काफ़ी हद तक उस मिट्टी के अंदर उस खेत में आपके लवणों की मात्रा कम हो जाएगी। निक्षालन मैं आपको बता दिया हूँ, इंग्लिश में लीचिंग बोलते हैं। अच्छे गुणवत्ता युक्त जल से सिंचाई करेंगे उस लवण प्रभावित खेत के अंदर, तो वो जो उसके मिट्टी के कणों के साथ में जो घुलनशील लवण है वो नीचे की तरफ चले जाएंगे और आपकी जो मृदा है वो लवण रहित हो जाएगी कुछ समय के लिए। तो ये जो निक्षालन जो विधि है ये सबसे बेस्ट आपका जो मेथड है वो किसके लिए है, लवणीय मृदाओं के लिए। किसके लिए, लवणीय मृदाओं के लिए। अब आपको पूछ ले भाई लवणीय मृदाओं का सुधार किससे करते हैं, तो आप कभी भी जिप्सम का मत लिख देना, क्योंकि जिप्सम का लवणीय मृदाओं में उपयोग नहीं करते हैं। उसके पीछे कारण है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई लवणीय मृदाओं में क्या उपस्थित होते हैं, कैल्शियम भी उपस्थित होता है और सल्फेट भी उपस्थित होता है। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। अगर आप लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम डालोगे तो इसमें भी पहले से ही कैल्शियम है और कैल्शियम ऐड हो जाएगा और आपके सल्फेट ऐड हो जाएंगे, तो लवणता और मृदा की बढ़ जाएगी। इसलिए अपन वहाँ पर उसको उपयोग में नहीं लेते हैं। केवल लवणीय मृदाओं का जो सुधार किया जाता है वो अच्छे
गुणवत्ता युक्त जल के साथ में सिंचाई करके किया जा सकता है। एक होता है दोस्तों खाई खोद करके, भाई अपन ट्रेंचिंग करके भी अपन मृदा का जो है लवणता को कम कर सकते हैं। आपने ये खेत है आपका, इसके अंदर छोटी छोटी नालियाँ बना ली, आपने खाई बना दी और यहाँ की मिट्टी इसमें डाल दी मेड़ पे, ठीक है, यहाँ की मिट्टी यहाँ पर डाल दी। इस तरीके से आप करके लास्ट मिट्टी इधर डाल देंगे तो जब खाई खोदेंगे तो उसमें क्या होगा कि नीचे की जो मिट्टी है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी और ऊपर की जो लवण युक्त जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ चली जाएगी और आपका जो जड़ क्षेत्र होगा जहाँ पे फसल के जड़ रहेगी वो जड़ आपकी क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी, वो लवण प्रभावित नहीं होगी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड है विलेय लवणों को बहाना, कि भाई आप विलेय लवण है आपके जल के अंदर जो घुलनशील लवण है उनको किस तरीके से बहा सकते हो। तो खेत के अंदर आपको क्या कर देना, मेड़ बना देनी है और पानी भर देना है और पानी भर करके कुछ घंटे के बाद में एक सिरे से आपको क्या करना है, निकास कर देना है। तो जल के अंदर जो भी खेत के अंदर जो उपस्थित लवण होंगे काफ़ी मात्रा में जल के साथ घुलनशील हो जाएंगे और उनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। ये बात हो गई। एक होती है दोस्तों मार्लिंग, क्वेश्चन पूछते हैं मार्लिंग के बारे में कि मार्लिंग क्या होती है। ये मान लीजिए आपका कोई खेत है, तो मार्लिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, खाइयाँ खोदते हैं खेत के अंदर छोटी छोटी, खेत के अंदर छोटी छोटी खाइयाँ खोदते हैं अपन। इस प्रकार से खाइयाँ खोदते हैं अपन। खाइयाँ खोद करके मिट्टी को यहाँ डाल देते हैं और उस मिट्टी को फिर बाहर खेत से बाहर निकाल देते हैं और उन खाइयों के अंदर अपन रेत भर देते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो आपके खाद वगैरह वगैरह है उसको भर देते हैं और फिर वापस एमबी प्लाऊ चला करके खेत को प्लाउइंग कर देते हैं। तो जब अपन मार्लिंग करते हैं, बालू भरते हैं, रेत भरते हैं, तो उससे क्या होता है, खेत का जल निकास बढ़ जाता है, मृदा में जो वातन है या एरेशन की क्रिया है वो बढ़ जाती है और जो पानी ऊपर से है नीचे की तरफ जो परतों में आवागमन उसका बढ़ जाता है। तो उससे भी काफ़ी हद तक आपका लवणीय क्षारीय मृदाओं का आप सुधार कर सकते हैं। तो ये भौतिक और यांत्रिक विधियां हैं जो आपको याद रखनी है, जो लवण प्रभावित मृदाओं के सुधार में काम आती है। अगर लवणीय मृदाओं का क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से लवणीय मृदाओं का सुधार किस विधि से कर सकते हैं, ऑप्शन इनमें से आ जाए, सतह को खुरचना, निक्षालन, खाई खोद कर और बालू भरावन। तो निक्षालन को आपको टिक करना है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछते हैं, ठीक है। अब अपन रासायनिक सुधार की बात करते हैं। तो रासायनिक सुधार ज़्यादातर आपका किस में होगा, क्षारीय मृदाओं का होगा, एल्कलाइन सोइल का होगा। किसका, क्षारीय मृदाओं का होगा। लवणीय मृदाओं का कोई आप रासायनिक सुधार काम में नहीं ले सकते हैं। तो जब क्षारीय मृदाओं की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल और चीपेस्ट सोर्स है जिप्सम का एप्लीकेशन। खेत के अंदर जिप्सम डाल देंगे तो उसके मृदा का जो क्षारीयपन है वो कम हो जाएगा। और एक तो क्वेश्चन है आते हैं कि क्षारीय मृदाओं का सुधार किसके द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन में अगर जिप्सम हो तो उसको टिक करना है। इसके अलावा जिप्सम के अंदर आपकी फॉर्मूला पूछते हैं। तो जिप्सम का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 डॉट 2H2O सूत्र होता है। और इसके अलावा एक तीसरा और क्वेश्चन आता है कि वो पूछते हैं आपको कोई जिप्सम के अंदर कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है। तो अगर कैल्शियम जिप्सम की पूछे तो जिप्सम के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो 29.2% आपकी कैल्शियम पाई जाती है, ठीक है। और सल्फर की मात्रा पूछे तो दोस्तों 18% पाई जाती है, ठीक है, 18.5 के आसपास। बहुत सी बुक्स के अंदर दोस्तों 23.2 भी दे रखा है। अगर आपकी प्योर जिप्सम की बात करेंगे, किसकी, कैल्शियम सल्फेट की बात करेंगे, प्योर कैल्शियम सल्फेट की बात करेंगे जिसमें आपका डिहाइड्रेट होगा, जिसमें जल का अणु नहीं मिला हुआ होगा, तो उसके अंदर आपकी जो कैल्शियम पाई जाएगी वो 29.2 पाई जाएगी। परंतु आपका जब जिप्सम बनेगा कैल्शियम सल्फेट जिसके साथ में जल का अणु जुड़ जाएगा, तो उस अवस्था में आपकी जो कैल्शियम की मात्रा होगी वो 23.2% हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जब भी जिप्सम का पूछे आपको तो जिप्सम के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है वो 23.2% होगी। परंतु आपको अगर कैल्शियम सल्फेट के बारे में पूछ लें तो उस दफ़े आपकी जो कैल्शियम की मात्रा होगी
वो 29.2 होगी। तो आपको याद रखना है जब भी जिप्सम का नाम आए तो 23.2 करनी है और सल्फर की मात्रा 18.5% आपको करनी है। तो ये जिप्सम के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं बता दिया हूँ। अब एक एक करके अपन दूसरे के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि भाई क्षारीय मृदाओं का सुधार और किस किस से कर सकते हैं। तो गंधक से कर सकते हैं, गंधक का जो अम्ल होता है H2SO4 उससे कर सकते हैं, सल्फर से कर सकते हैं, आयरन सल्फेट से कर सकते हैं, आयरन पाइराइट से कर सकते हैं, प्रेस मड से कर सकते हैं और फॉस्फोजिप्सम से कर सकते हैं। और फॉस्फोजिप्सम में आपके कैल्शियम और सल्फर की मात्रा तो नॉर्मली आपकी होती है 21% और 16, परंतु पूछते हैं कि फॉस्फोजिप्सम के अंदर कौन सा है जो एक हानिकारक तत्व पाया जाता है। तो भाई साहब वो फ्लोरीन पाया जाता है। और फ्लोरीन कितना पाया जाता है? 1 से 2% तक पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1 से 2% तक आपका फ्लोरीन पाया जाता है। आयरन पाइराइट का भी पूछते हैं। तो क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए ये सारी जो बताया हूँ मैं ट्रिक्स या जो पॉइंट्स बताया हूँ, सल्फर है, गंधक का अम्ल है, जिप्सम है, आयरन पाइराइट्स हैं, प्रेस मड है, फॉस्फोजिप्सम है, तो इनका सबका उपयोग किसमें करेंगे? क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए करेंगे। क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए करेंगे, तो आपको भूलना नहीं है। अब दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन करता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से मृदा में सल्फर का ऑक्सीडेशन कौन सा जीवाणु करता है? तो थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस आपको याद रखना है। थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस जो आपका बैक्टीरिया है वो मृदा के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन करके किसमें परिवर्तित कर देता है? सल्फेट के अंदर परिवर्तित कर देता है। किसमें कर देता है दोस्तों? सल्फेट के अंदर परिवर्तित कर देता है। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंस रखते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों अपन एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि जिप्सम अपन जो क्षारीय मृदाओं के सुधार में काम में ले रहे हैं, अगर जिप्सम को काम में नहीं ले रहे उसकी जगह कोई और तत्व काम में लें, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, गंधक का चूर्ण हो गया, आयरन सल्फेट हो गया, तो उनकी कितनी मात्रा डालनी है? मान लीजिए अपन कोई भी 1 हेक्टेयर क्षेत्र के क्षारीय मृदाओं के सुधार करने के लिए 1 टन जिप्सम की मात्रा डाल रहे हैं और भाई साहब अपने को जिप्सम नहीं मिला है, तो उस 1 टन जिप्सम से जितनी आपके जो क्षार है वो दूर हो रहे थे मृदा में से, तो अगर 1 टन अपन जिप्सम नहीं डाले और उसकी जगह अपन कोई और तत्व डालें जो कि 1 टन जिप्सम जितना काम कर रही थी, मृदा के जो सुधार कर रही थी उतना ही अगर कोई और तत्व अपन डाले तो उनकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो वो आपको याद रखना है कि भाई अगर अपन सल्फ्यूरिक अम्ल का अपन काम में ले रहे हैं तो आपको 0.57 टन आपको सल्फ्यूरिक अम्ल की जरूरत होगी। अगर आप 1 टन आपकी जिप्सम आप खेत में नहीं डाल रहे हो, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल डालोगे आप 0.57 टन, तो वो क्या करेगा? उतनी मात्रा में मृदा का सुधार करेगा जितनी 1 टन आपकी जिप्सम कर रही थी। अगर गंधक का चूर्ण आप डालना चाह रहे हो, सल्फर डालना चाह रहे हो केवल, तो सल्फर का क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, तो सल्फर की मात्रा केवल आपको 0.186% ही 186 टन ही डालनी है। 1 टन जिप्सम मतलब 10 क्विंटल जिप्सम ना डाल करके उसकी जगह आपको केवल 186 किलोग्राम, 1 कुंटल और 86 किलोग्राम आप जब सल्फर डाल दोगे तो उतनी मात्रा में आपकी मृदा के अंदर जो क्षार है उनका सुधार कर देगा जितना 1 टन जिप्सम कर रहा है। तो इस तरीके से ये चीजें हैं, तो आपको सल्फर का याद रखना है। आयरन सल्फेट की बात करोगे तो आयरन सल्फेट का भी सूत्र याद रखना है और इसकी अगर मात्रा आवश्यकता होगी तो 1 टन और 62 क्विंटल 1.62 टन की आवश्यकता होगी, तो ये आपका ज़्यादा नुकसानदायक होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट में 1.29 टन की आवश्यकता होती है, लाइमस्टोन 0.58% की जरूरत होती है। इसी तरीके से कैल्शियम पॉलीसल्फाइड है, पाइराइट्स हैं, फॉस्फोजिप्सम है। पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो सल्फर का पूछा जाता है दोस्तों और आयरन सल्फेट का, और आपकी बात करें तो इसकी आयरन पाइराइट्स की पूछ सकते हैं जिसमें 30% तक आपकी सल्फर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है जो आपको याद रख लेने हैं, सल्फर का याद रख लेना है। आगे चलते दोस्तों भी अपन बात करते हैं कि जो लवण सहिष्णु जो आपकी फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, कि ऐसी फसलें जिनको अपन लवण में हैं खेतों में उनमें उगा रहे तो वो उग सकती है या नहीं उग सकती, तो उसके आधार पर उनको सहिष्णुता के आधार पर उनको विभाजित किया गया है। उच्च लवण सहिष्णु,
मध्यम लवण सहिष्णु और न्यून लवण सहिष्णु। तो अगर अपन फील्ड क्रॉप की बात करें, फील्ड क्रॉप के अंदर जो आपके खेत में लगे जाने वाली फसलें हैं, अनाज वाली फसलें ले लो या और कोई भी फसलें ले लो, तो सबसे ज़्यादा जो लवण सहनशील फसल है वो है जौ। क्या है दोस्तों? जौ, फिर ढेंचा, चुकंदर, तंबाकू, सलजम, सरसों और कपास। ये आपको याद रखना है, जो सबसे ज़्यादा लवण सहनशील फसल है जिसको क्षारीय भूमियों में भी लगा सकते हैं। अगर मध्यम लवण सहनशील फसल पूछें या सहिष्णु फसल पूछे तो राई, गेहूँ, जई, धान, जौ, बाजरा और मक्का ये पूछते हैं। तो गेहूं का पूछते रहते हैं कभी कभी, तो आपको याद रखना है कि गेहूं क्या है? मध्यम लवण सहिष्णु है। आपकी थोड़ी बहुत लवणता होगी तो भी आप गेहूं को लगा सकते हैं, बाजरा को लगा सकते हैं। परंतु न्यून लवण सहनशील जो फसलें हैं वो क्या है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं सेम के बारे में। तो जो सेम की फसल है वो आपकी बहुत ही कम लवणों के प्रति सहनशीलता रखती है। अगर ज़्यादा लवण है मृदा के अंदर तो आपकी सेम की फसल नहीं होगी। और ज़्यादातर आपको एक चीज़ ट्रिक याद रखने की ट्रिक बता दूं कि अगर आपकी दलहनी जो फसलें हैं जिसके अंदर दाल वाली है, दाल अपन बनाते हैं, तो दाल वाली जो भी फसलें हैं वो लवणों के प्रति सहिष्णु बहुत कम होती है, लवण संवेदनशील होती है। कि मृदा के अंदर थोड़ी सी भी लवण की मात्रा है तो ये आपकी मृदाएं, उन मृदाओं में ये फसलें नहीं चलेगी, ठीक है। जिसमें मूंग हो गया, उड़द हो गया, चना, मटर, सनई। इसके अलावा अगर साग भाजी की बात करेंगे तो सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, पालक हो गया, तो ये उच्च लवण सहिष्णु के अंदर आ जाएंगे। टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सारे के सारे आपके दोस्तों मध्यम लवण सहिष्णु के अंदर आ जाएंगे। और सेम होगी और मूली आपकी क्या है दोस्तों? कम लवण सहनशील है, न्यून लवण सहनशील है। इसको आपको ध्यान रखना है। मूली का जब भी एग्जाम्पल आए तो वो न्यून लवण सहनशील है, बिल्कुल उनको लवण की अगर मात्रा खेत में ज़्यादा है तो आपकी मूली वहाँ पर ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। अगर चारे वाली फसलों की बात करें तो उसमें खार घास होगी, रोडस ग्रास होगी। रोडस ग्रास का पूछ सकते हैं एग्जाम्पल, तो ये लवण सहिष्णु फसल है, बहुत ही ज़्यादा सहिष्णु है, ये सहन कर सकती है लवण की मात्रा। उसके बाद सेडी होगी, सुजान घास हो गई, रिजका, ये आपके मध्यम हैं। और जवार की बात करेंगे तो जवार बिल्कुल कम लवण सहनशील है, लवण की मात्रा सहन नहीं कर सकती है। फल वाली फसलों की बात करेंगे तो खजूर और फालसा। खजूर को क्षारीय भूमियों में, लवणीय भूमियों में लगा दें या कम पानी में भी लगा दें तो भी चल जाएगा खजूर, परंतु उसकी जगह अगर अपन अनार, जैतून, अंजीर की ये बात करेंगे तो वहाँ पर लवण सहनशीलता कम है, ठीक है। और अगर नाशपाती की, सेब की या अपन बात करेंगे जो नींबू वर्गीय फसलें हैं, अगर नींबू वर्गीय फसलों को आपने लगा दिया है लवणीय मृदाओं में या क्षारीय मृदाओं में तो आपका कभी भी नींबू वर्गीय फसलें नहीं चलेगी, ना उत्पादन देगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न जो आते हैं खजूर लवण सहिष्णु फसल है या नहीं है, तो भाई लवण सहिष्णु फसल है। नींबू न्यून लवण सहिष्णु है, मध्यम लवण सहिष्णु है, उच्च लवण सहिष्णु है। तो जो नींबू है आपका दोस्तों न्यून लवण सहिष्णु फसल है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सही करने हैं, गलत नहीं करना है। मैं आपको अच्छे से बता दिया हूँ। आई होप दोस्तों आज की जो अपना वीडियो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और इसी तरीके से हम जो रोचक वीडियो है, अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और जो भी आपके जेड कृषि पर्यवेक्षक से रिलेटेड जो न्यूज़ होगी वो हम आपको हमारे चैनल पर डेफिनेटली बताते रहेंगे। तो आप लोग हमारे जो चैनल को व्यू करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि आपको जो न्यू इंफॉर्मेशन है एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।